नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है औरत का दर्द। मैडम, मेरा क्या कसूर है जो मैं सज़ा भुगत रही हूँ? रूपा ने मुझसे पूछा। रूपा के पति ने तलाक का केस दायर किया था। उसी के नोटिस लेकर वह मेरे पास केस की पैरवी करने आई थी। उसके पति ने उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया था। रूपा की माँ उसके साथ आई थी। उसने कहा कि रूपा के ससुराल वालों ने बिना दहेज लिए विवाह किया था। उन्हें सुंदर बहू चाहिए थी। रूपा नाम के अनुरूप सुंदर थी। जब रूपा छोटी थी तब उसकी माँ की एक सहेली ने रूपा के गोरे रंग को देखकर शर्त लगाई थी कि यदि तुम्हें इससे गोरा दामाद मिला तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगी। उसने जब पाँव पर खाई के समय रुपेश के गुलाबी पाँव देखे तो चुपचाप 1000 रुपये का नोट रूपा की माँ को पकड़ा दिया। रुपेश का परिवार संपन्न था। वे ढेर सारे कपड़े और गहने लाए थे। नेक भी बढ़ चढ़ कर दिए थे। रूपा के घर से उन्होंने किसी भी तरह का सामान नहीं लिया था। रूपा के मायके वाले इस विवाह की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। रूपा की सहेलियाँ रूपा के भाग्य की सराहना तो कर रही थी, पर अंदर ही अंदर जली जा रही थी। हंसी खुशी के वातावरण में रूपा ससुराल चली गई। रूपा अपने पति को देखकर उससे बात करने की आकुल हुई जा रही थी, पर रुपेश उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। ससुराल पहुंचकर कई ढेर सारे रीति रिवाज को निपटाते निपटाते 2 दिन लग गए। रूपा अपनी सास, नंद व जेठानियों से घिरी रही। उस समय खाने पीने का खूब ध्यान रखा गया। फिर सबने घूमने का कार्यक्रम बनाया। 10-12 दिन इसी में लग गए। इस बीच रुपेश ने भी रूपा से बात करने की कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। घूम फिरकर पूरा काफिला लौट आया। रूपा की सास ने वहीं से रूपा के पिता को फ़ोन कर दिया था। चौथी की रस्म के अनुसार रूपा को मायके ले जाएं। जैसे ही ये लोग लौटे, रूपा के पिता आकर रूपा को ले गए। रूपा कोरी की कोरी मायके चली आई। सास ने उसके पति को कह दिया था कि वे लोग पुरानी परंपराओं में विश्वास रखते हैं। दूसरे दिन शुक्र अस्त हो रहा था, इसलिए रूपा शुक्रास्त काल में मायके में ही रहेगी। रूपा 4 माह मायके रही। उसकी सास और नंद के लंबे लंबे फ़ोन आते। उन्हीं के साथ रुपेश एक आध बात कर लेता। 4 महीने बाद रुपेश के साथ सास नंद आई और खूब लाड़ जताकर रूपा को विदा कर ले गई। ननद ने अपना घर छोड़ दिया था और उसका तलाक का केस चल रहा था। वह मायके में ही रहती थी। इस बार रुपेश के कमरे में एक और पलंग लग गया था। डबल बेड पर रूपा अपनी ननद के साथ सोती थी। वह रुपेश अलग पलंग पर सोता था। रुपेश को उसकी माँ व बहन अकेला छोड़ती ही नहीं थी जो रूपा उससे बात कर सके। 1-2 माह तक तो ऐसा ही चला। फिर ननद के दोस्त प्रमोद का घर आना जाना बढ़ने लगा। धीरे धीरे सास नंद ने रूपा को प्रमोद के पास अकेला छोड़ना शुरू कर दिया। रुपेश का तो पहले जैसा ही हाल था। एक दिन जब रूपा प्रमोद के लिए चाय लाई तो उसने रूपा का हाथ पकड़कर उसके पास बिठा लिया। अरे भाभी, देवर का तो भाभी पर अधिकार होता है। मेरे साथ बैठो। जो तुम्हें रुपेश नहीं दे सकता वह मैं दूंगा। रूपा किसी प्रकार हाथ छुड़ाकर भागी। उसने सास से शिकायत की। सास ने प्रमोद को तो कुछ नहीं कहा। रूपा से ही बोली, तो इसमें हर्ज क्या है? देवर भाभी का रिश्ता ही मजाक का होता है। रूपा सन्न रह गई। वह आधुनिक जरूर थी, पर उसका परिवार संस्कारी था और यहाँ तो संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। प्रमोद की छेड़खानी बढ़ने लगी। उसे सास व नंद का प्रोत्साहन जो था। एक दिन रूपा ने चुपके से पिता को फ़ोन कर दिया। माँ की बीमारी का बहाना बनाकर वे रूपा को मायके ले आए। रूपा ने रो रो कर अपनी माँ जैसी भाभी को सब कुछ बता दिया तो परिवार वालों को संपन्न परिवार के दुष्यंत सपूत की नपुंसकता का ज्ञान हुआ। चूँकि यह ऐसी बात थी जिस पे दोनों परिवार की बदनामी थी, इसलिए वे चुप रहे। 1 माह बाद सास नंद रुपेश को लेकर रूपा को लेने आई तो रूपा की माँ व भाभी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। सास तमतमा कर बोली,
तुम्हारी लड़की का ही चाल चलन ठीक नहीं है, हमारे लड़के को दोष देती है। रूपा की माँ बोली, यदि ऐसा ही है तो अपनी लड़के की डॉक्टरी जांच करवाओ। इस पर सास नंद ने अपना सामान उठाया और गाड़ी में बैठकर चली आई। इस बात को लगभग 8-10 माह गुजर गए। रूपा के विवाह को लगभग 2 वर्ष हो चुके थे कि रुपेश की ओर से तलाक का केस दायर कर दिया गया था। रूपा ने प्रमोद के साथ संबंधों को आधार बनाया गया था और प्रमोद को भी पक्षकार बनाया था, ताकि प्रमोद रूपा के साथ अपने संबंधों को स्वीकार कर रूपा को बदचलन सिद्ध कर सके। मेरे लिए रूपा का केस नया नहीं था। इस प्रकार के प्रकरण में मैंने अपने साथी वकीलों से सुने थे और कई मामले सामाजिक संगठनों के माध्यम से सुलझाए भी थे। इस प्रकार के मामलों में 2 ही हाल हुआ करते हैं, या तो चुपचाप एक पक्षीय तलाक ले लो या विरोध करो। दूसरी स्थिति में औरत को अदालत में विरोधी पक्ष के बहुधा प्रश्नों को झेलना पड़ता है। मैंने रूपा से नोटिस लिया और उसे दूसरे दिन आने को कहा। मैंने प्रत्येक कोण से रूपा के केस पर सोच विचार किया। रूपा अब ससुराल में रहना संभव नहीं था। वह जाए भी तो कैसे जाए? पति से ही ससुराल होता है और पति का आकर्षण दैहिक सुख होता है। इसी से वह नई लड़की के प्रति आकृष्ट होता है। जब यह आकर्षण ही नहीं तो रूपा में क्यों दिलचस्पी दिखाएगा? इसलिए रूपा को तलाक तो दिलवाना है, किंतु उसके दुराचरण के आधार पर नहीं। औरत हूँ ना, इसलिए औरत के दर्द को समझती हूँ। सोच विचार कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची कि अलग से नपुंसकता के आधार पर केस लगाने की बजाय मैं इसी में प्रति दावा लगा दूँ। हिंदू विवाह अधिनियम में इस प्रावधान के दोनों पक्षकार हिंदू और विवाह भी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ है। दूसरे दिन रूपा, उसकी माँ व भाभी आई तो मैंने उन्हें समझाया कि हम लोग उनके प्रकरण का विरोध करेंगे, साथ ही उसी प्रकरण में रुपेश की नपुंसकता के आधार पर तलाक लेंगे। इसलिए पहले रूपा की जांच कराकर डॉक्टरी प्रमाण पत्र ले लिया जाए। पूरी तैयारी के साथ मैंने पेशी के दिन रूपा का प्रतिदावा न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। साथ ही एक आवेदन कैमरा प्रोसीडिंग का भी लगा दिया, जिसमें सुनवाई के समय मात्र जज और पक्षकार ही रहे और इस प्रक्रिया का निर्णय कहीं प्रकाशित न हो। जब प्रतिवादा रूपा की सास नंद को मिला तो वे बहुत बौखलाई। उन्होंने अपने लड़के की कमजोरी मालूम थी। प्रमोद को इसलिए परिचित करा गया था ताकि रूपा उससे गर्भवती हो जाए तो रुपेश की कमजोरी छिप जाएगी और परिवार को वारिस मिल जाएगा। मैंने न्यायालय से यह भी आदेश लिया कि रुपेश की जांच मेडिकल बोर्ड से कराई जाए। इधर उधर बहुत हाथ पैर मारने पर जब रूपा की सास नंद थक गई तो समझौतों की बात लेकर मेरे पास आई। रूपा के पिता भी बदनामी नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने विवाह का पूरा खर्च व अदालत का खर्च उनसे रूपा को दिलवा दिया। राजीनामे से तलाक का आवेदन लगवा दिया। विवाह होने के मुकदमा चलने तक लगभग 2.5 वर्ष हो गए थे। रूपा को भी मायके आए लगभग 1.5 वर्ष हो चुके थे, इसलिए राजीनामे से तलाक का आवेदन स्वीकार हो गया। दोनों पक्षों की मान मर्यादा भी कायम रही। इस निर्णय के लगभग 5-6 माह बाद कार्यालय में बैठी हुई थी, तभी रूपा एक सांवले से इस लड़के के साथ आई। उसने बताया कि वह उसका पति है, स्थानीय कॉलेज में पढ़ाता है। 2 माह पूर्व उसने कोर्ट मैरिज की है। उसकी माँ ने कहा कि हिंदू संस्कार में स्त्री एक बार ही लगन वेदी के सामने बैठती है, इसलिए दोनों परिवारों ने की सहमति से उनकी कोर्ट मैरिज हो गई। रूपा मुझे रात्रि भोज का निमंत्रण देने आई थी। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगी, यदि मैंने औरत के दर्द को महसूस कर यह कानूनी रास्ता न अपनाया होता तो बेचारी रूपा की क्या हालत होती। अदालत में दूसरे पक्ष का वकील उससे गंदे प्रश्न पूछता, वह उत्तर न दे पाती तो रुपेश को उसके दुराचरणी होने के आधार पर तलाक मिल जाता। फिर उसे जीवन भर के लिए बदनामी की चादर ओढ़नी पड़ती। सास नंद की करनी का फल उसे जीवन भर भुगतना पड़ता। जब तक औरत अबला बनी रहेगी उसे दूसरों की करनी का फल भुगतना ही पड़ेगा। समाज में उसे जीना है
तो सिर उठाकर जीना होगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।